तो चलिए आज आपका एक खुशखबरी देने वाले हैं कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसकी नोटिस जारी किया गया है। वो जारी किया गया है आपका 8 तारीख को जारी किया गया है। ठीक है। तो जी ये सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है। इस सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में आज हम जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर अ, किस दिन आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, फिर किस दिन आपका फॉर्म फिलअप एंड हो रहा है, ये सभी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है। और फॉर्म करेक्शन की डेट क्या है। ठीक है। तो सभी जानकारी आपको मिलेगा, एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है। सभी डेट आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले देखते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन शुरू हो रहा है वो है आपका 8 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। मतलब अप्रैल के 8 तारीख से लेकर आपके मई के 7 तारीख तक आपका जो अप्लाई है वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है। वो लास्ट डेट है आपका 7/5/2024 है। ठीक है। अभी है जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फॉर पेमेंट। आप पेमेंट कब कर सकते हैं। आप पेमेंट लास्ट कर सकते हैं 8 तारीख तक। ठीक है। पेमेंट कब कर सकते हैं। 8 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मई के 8 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका करेक्शन की विंडो कब खुलेगा। आपकी करेक्शन की विंडो खुलेगा 10 तारीख को। 10 तारीख मई के 10 तारीख से 11 तारीख तक रहेगा जो करेक्शन की विंडो वो आपकी रहेगा 10 तारीख से 11 तारीख तक। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। वो है आपका जून जुलाई में दिया हुआ है। ठीक है। तो जून जुलाई में जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन सीएचएसएल का, एक बात बता देते हैं कि ये एग्जामिनेशन आपकी लगभग जुलाई में, यानी आपकी लगभग जुलाई में 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी बाद में। ठीक है। तो अभी देखते हैं शेड्यूल ऑफ टायर 2 एग्जाम। जो टायर 2 एग्जाम होने वाला है वो नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है। बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए अभी जो दूसरा है वो देखते हैं। अभी देखते हैं इनका पे स्केल क्या है। तो 1 नंबर जो पोस्ट है इनके लिए वो है आपका लोअर डिवीजन क्लार्क और एलडीसी। ठीक है। और 2 नंबर है आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जेएसए। इनका जो पे लेवल है वो पे लेवल 2 है। ठीक है। और इसका सैलरी है, बेसिक सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 तक। ठीक है। अभी जो देखते हैं दूसरा पोस्ट है वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, जिसको हम जानते हैं। ठीक है। उसका पे लेवल है 4। उसका सैलरी है आपका 25,500 से लेकर 81,100 का। और लेवल 5 जो है वो है आपका 29,200 से लेकर 92,300 तक है। ठीक है। तो चलिए जो तीसरा पोस्ट है वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, जिसका पे लेवल है आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक है। ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी की बारी है वो वैकेंसी आपका टेंटेटिव वैकेंसी दिया गया है 3,712 वैकेंसी। ठीक है। जो बढ़ भी सकता है, आपके सिचुएशन के तौर पर बढ़ भी सकता है, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। ठीक है। और इस चैनल पर भी दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा जो देखते हैं, रिजर्वेशन के बारे में आप सभी जानते हैं। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम की रिजर्वेशन है। ठीक है। अभी चलते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के है ग्रेड है, उनके लिए कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और सुइटेबल कैटेगरी है। ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या काबिलियत
होना चाहिए, ठीक है। वो एस होना चाहिए, एस टी डब्ल्यू, इनका सभी एक एब्रीविएट फॉर्म है। इन सभी एब्रीविएट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सीटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सभी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शनल एरिया। फिर जो है सुइटेबल कैटेगरी, मतलब आपका लो विजन, डीफ है, ठीक है, हैंडीकैप है, ये सभी जो है, ये सभी आपका सुइटेबल कैटेगरी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, सभी पोस्ट में दिया हुआ है किस किन किन पोस्ट में किन किन सुइटेबल कैटेगरी है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अभी जो आपकी जानकारी है वो है, आपको नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या है, आपको इंडिया से बिलोंग करना होगा या नेपाल से या भूटान से, ठीक है। तो चलिए अभी जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट जो है वो है आपका फिक्स्ड है, 18 से लेकर 27 ईयर्स तक, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड है, जो आपका जनरल का है, ठीक है। तो आपका जन्म 1/8/2024 के अकॉर्डिंग्स लिया जाएगा। तो आपका जो एज होना चाहिए वो आपका 2/8/1997 के पहले नहीं होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं। जो एस सी एस टी है उनको 5 इयर्स तक मिलेगा, छूट मिलेगा। जो ओबीसी है उनको 3 इयर्स का छूट मिलेगा, ठीक है। और जो ईडब्ल्यू एस या पी डब्ल्यू बी डी है, अनरिजर्व्ड है, उनको 10 इयर्स का छूट मिलेगा, ठीक है। और जो आपका पी डब्ल्यू बी डी ओबीसी है उनको 13 इयर्स छूट मिलेगा। जो पी डब्ल्यू बी डी एस सी एस टी है उनको 15 इयर्स छूट मिलेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन को 3 इयर्स छूट मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं। और सभी में दिया हुआ है, डिफेंस में दिया हुआ है 3 इयर्स, फिर आपका डिफेंस पर्सनल में दिया हुआ है 8 इयर्स, ऐसे आपका एज रहेगा, ठीक है। अभी जानते हैं जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के तौर पर, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के तौर पर बढ़ते हैं। तो अभी जानते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और डीईओ ग्रेड ए का पोस्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री में पोस्ट है, ठीक है। तो उनका मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो आपका पोस्ट है वो, उनके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड में पास करना पड़ेगा। उसके साथ आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी जो एलडीसी और जीएसए के पोस्ट है, उनके पोस्ट में आपको कोई भी कैंडिडेट 12th पास अगर होगा तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये आपका हो चुका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी बढ़ते हैं, वो है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो कैसे होगा। हम्म, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी सीबीटी टेस्ट होगा, जो दो पार्टों में विभक्त है। एक है आपका टायर 1 और एक है आपका टायर 2, ठीक है। तो जो टायर 1 एग्जाम है वो, उसकी जो मार्क्स है, उसकी मार्क्स को कैलकुलेट, मतलब आपका फाइनल मार्क्स में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अभी जो टायर 1 का एग्जाम है उनकी सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, मतलब उनके पेपर में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। पहले जो है आपका है, इंग्लिश लैंग्वेज से आ रहा है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स है। एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है, ठीक है। तो अभी देखेंगे दूसरा जो है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन है, इनमें भी 50 मार्क्स है। फिर आपका है तीसरा जो पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। ये बेसिक अरिथमेटिक स्किल है, इन इनमें भी आपका 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, इनमें आपका 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। आपका समय रहेगा 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा समय रहेगा।
80 मिनट दिए जाएंगे उन लोगों को जिनके पास स्क्राइब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया गया है, इनमें बताया गया है कि द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट of objective paper, objective type, multiple choice question only. The question will be set in English, Hindi, and any language opted by the candidate in the application form as given at annexure XVI for part 2, 3 and IB of Tier 1 एग्जामिनेशन। यानी आपके जो एग्जामिनेशन है उनमें आप इंग्लिश, हिंदी और एनी लैंग्वेज, ठीक है, यानी आपका मदर टंग में आप दे सकते हैं, जो भी लैंग्वेज यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। अभी देखते हैं आपका नेगेटिव मार्क इसमें कितना है। पेपर वन में आपका पर क्वेश्चन 0.50 मार्क नेगेटिव मार्क के तौर पर कटा जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं जो टायर 2 एग्जाम है उनका शेड्यूल देखते हैं। टायर 2 एग्जाम में जो आपका शेड्यूल है वो है आपका सेक्शन 1 में आएगा आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक है, जो आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में आपका दिया जाएगा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। इनमें भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। यानी सेक्शन 1 में दो सब्जेक्ट है, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है रीजनिंग। ठीक है, तो इनमें आपका 30 क्वेश्चन होगा और इनमें भी आपका 30 क्वेश्चन होगा। दोनों मिलाकर कितना हुआ 60। ठीक है, एक क्वेश्चन का मार्क 3 है, तो 60 इंटू 3 आप करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर 180 नंबर है। ठीक है, जिसको आपको समय मिलेगा 1 आवर, यानी 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है, अभी आपका है सेक्शन 2। ठीक है, तो सेक्शन 2 में आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसमें भी आपका दो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें है 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयर्स में आपका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। टोटल कितना हुआ 60, और इसको भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 180। इनमें आपको दिया जाएगा, इनमें भी आपको दिया जाएगा 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका है सेक्शन 3। ठीक है, तो सेक्शन 3 में क्या आएगा, इसमें आएगा आपका कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आपका 15 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो कितने मार्क्स हुए 45 मार्क्स हुए। इसमें आपको 15 मिनट दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी जानते हैं सेशन 2 क्या होगा। तो सेशन 2 के बारे में देखते हैं। तो सेशन 2 में है आपका सेक्शन सेक्शन 3 है। ठीक है, तो सेक्शन 3 में आपका है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट स्किल पार्ट दो में विभक्त है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट है बी। ठीक है, तो जो पार्ट ए है उनमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो मिनिस्ट्री में और डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उनके लिए है। और पार्ट बी में जो है, पार्ट बी में स्किल टेस्ट होगा उनके लिए ही है। ठीक है, स्किल टेस्ट फॉर डीओस एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री मेंशनड एज पैरा 1। जो आपके डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अलावा जो है उनके लिए है जो पार्ट बी में स्किल टेस्ट। इसमें भी आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर जो है आपका पार्ट सी, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, एग्लो ऐसा भी होगा एलडीसी और जेएसए के लिए, जिसमें आपको 10 मिनट्स में करना पड़ेगा टाइपिंग स्पीड पर। ठीक है, अभी जो देखते हैं वो है इन सभी का शेड्यूल। ठीक है, जो मैंने आगे बता दिया आपका। तो अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है बता देते हैं, वो आपका सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका इंग्लिश, हिंदी और किसी भी लैंग्वेज में आपके हो सकता है, मदर टंग में हो सकता है। ठीक है, 13 या 14 लैंग्वेज है।
तो इसमें देखते हैं कि जो सेशन 3 है यानी मॉड्यूल 1 के सेशन 3 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, वो एक मैंडेटरी टेस्ट है, वो है क्वालिफाइंग के नेचर में, यानी उनमें आपको मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो अभी जो देखते हैं वो है मॉड्यूल 2 ऑफ सेशन 3 यानी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। इसमें क्या दिया गया है ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है वो देखते हैं कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेशन 3 will include conducting of skill test और टाइपिंग टेस्ट ऑन सेशन 2 ऑन द सेम डे, यानी सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 एग्जाम, ठीक है, मॉड्यूल 2 एग्जाम और सेक्शन 2 के मॉड्यूल 2 जो एग्जाम है वो सेम डे में लिया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल 2 के जो एग्जाम है और टाइपिंग टेस्ट वो दोनों एक साथ सेम डेट में लिया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या लिखा गया है कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर में होगा। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी evaluated as per the evaluation guidelines available on the website of the commission। ठीक है, जो कमीशन के तौर पर जो इवैल्यूएट गाइडलाइंस है उसके तौर पर आपका स्किल टेस्ट इवैल्यूएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि एरर्स इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्किल टेस्ट में जो एरर्स होगा वो आपका 2 डेसिमल प्लेस में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम। तो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा ये थोड़ा और जानकारी करते हैं। तो देखिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि पार्ट ए में जो स्किल टेस्ट होगा जो डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो ग्रेड ए पोस्ट है उनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो है आपका 15,000 के डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, तो आपको 15,000 के डिप्रेशन होना चाहिए, वो है आपका डीईओ के लिए। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट की जो समय है वो आपका दिया जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, और इनमें से देखते हैं आपका डीईओ के लिए। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट की जो समय है वो आपका दिया जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, और इनमें से देखते हैं कि लिखा गया है the duration of the test will be 15 minutes and printed matter is English containing about 3,700 to 4,000 K depression would be given to each candidate। ठीक है, who would enter the same in the computer। बताया गया है कि इनमें ड्यूरेशन सभी को एक ही दिया जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, और इनमें जो इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उनमें के डिप्रेशन 3,700 से लेकर 4,000 के डिप्रेशन में ईच कैंडिडेट की यानी सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि बाकी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कितना है। तो बाकी जो पोस्ट है उनमें देखते हैं कि डीईओ जो डिपार्टमेंटल के अलावा है, ठीक है, तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट है आपका 8,000 के डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, आपका 8,000 के डिप्रेशन होना चाहिए। इनमें भी आपका 15 मिनट समय दिया जाएगा जो लिखा हुआ है 15 मिनट्स टाइम विल बी गिवन। ओके, तो अभी देखते हैं जो पार्ट सी है यानी टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए। इनके लिए टाइपिंग टेस्ट क्या है, तो इनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो थोड़ा सा देखते हैं कि इनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है अगर वो इंग्लिश मीडियम से टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो उनके पर मिनट में 35 वर्ड्स उठना चाहिए। अगर तो अभी देखते हैं कि जो एलडीसी और जेएसए के पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट है आपका अगर इंग्लिश मीडियम में होता है तो 35 टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 35 डब्ल्यूपीएम होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट आपका हिंदी मीडियम से टाइपिंग स्पीड दे रहे हैं तो उनके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, डब्ल्यूपीएम होना चाहिए। ठीक है,
अभी इनका जो के डिप्रेशन है, अगर कोई कैंडिडेट पूछता है कि इनका के डिप्रेशन कितना है, तो इनके लिए के डिप्रेशन होगा 10,500 के डिप्रेशन। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई कैंडिडेट हिंदी मीडियम से दे रहा है तो उनका के डिप्रेशन होना चाहिए 9,000 के डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो देखते हैं टाइपिंग स्पीड के बारे में, इनके लिए टाइपिंग स्पीड आपको 10 मिनट दिया जाएगा, यानी स्किल टेस्ट का इनका लिए समय है आपका 10 मिनट्स। ठीक है, जो बताया गया है। तो चलिए आप आज जानते हैं कि CHSL एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो CHSL एग्जाम का अगर सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके सिलेबस भी आपका CGL की तरह ही है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जो आपका सिलेबस है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्पॉट द एरर आएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम्स, होम होमोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स। ठीक है, स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड्स आएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ verbs। ठीक है, कन्वर्शन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, फिर आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, पैसेज आएगा, क्लॉज टेस्ट आएगा, कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा। अभी देखते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस के जो आपका पार्ट है वो क्या क्या है। जनरल इंटेलिजेंस में जो आपका पूछा जाएगा, अगर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछा जाएगा, तो वर्बल रीजनिंग में जो आपका आएगा वो है सिमेंटिक एनालॉजी। ठीक है, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, सिम्बॉलिक या नंबर एनालॉजी, ट्रेस आएगा, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, आपका सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिम्बॉलिक, फिर आपका क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंचेड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। ठीक है, ऐसा आपका रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है देख लेते हैं। आप और है आपका नंबर सीरीज है, एम्बेडेड फिगर है, फिगरल सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वर्ड बुल्डिंग है, आपका सोशल इंटेलिजेंस है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, अदर सब टॉपिक्स है। ठीक है, अभी आते हैं जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, नंबर सिस्टम आप सभी को पता है, फिर आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इनमें आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सभी है। ठीक है, तो फिर आते हैं आपका एल्जेब्रा में। एल्जेब्रा में क्या है आपका बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, फिर आपका एल्जेब्रा स्कूल एल्जेब्रा है, और एलिमेंट्री सेट्स है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स रहेगा ऑफ लाइनियर इक्वेशंस। अभी जो देखते हैं वो है आपका जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में आपका क्या क्या है, जियोमेट्री में है आपका जो जियोमेट्री के सब्जेक्ट होते हैं, सर्कल है, जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल लैटरल है, फिर आपका चोर्स है। ठीक है, ये सभी एक साथ रहेगा। फिर आते हैं आपका मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में क्या है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगन है, सर्कल है, राइट सर्कुलर प्रिज्म है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, ये सभी होते हैं। तो जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपका ट्राइंगल है, क्वाड्रिलैटरल है, फिर रेगुलर पॉलीगन है, सर्कुलर है, राइट प्रिज्म है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, फिर आपका रेक्टेंगुलर पैरेललो पिपेट पाइपेट है, रेगुलर राइट पिरामिड है। ठीक है, ये सभी है। फिर आते हैं आपका ट्राइगोनोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये सभी एक साथ है। ठीक है, अभी आते हैं आपके स्टैटिस्टिकल चार्ट्स पर आते हैं। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स पर है आपका यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट, etc है।
फिर आपका है आपका जनरल अवेयरनेस, हाँ, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस में आपका है जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाएगा वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक, ठीक है? जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? अभी आते हैं आपका टायर 2 के सिलेबस। टायर 2 के सिलेबस में भी आपका एकदम सेम है, कोई अलग नहीं है। आप अगर देखेंगे तो टायर 2 के सिलेबस में आपका बेसिक से थोड़ा एडवांस पूछा जाएगा। बेसिक से थोड़ा एडवांस पूछा जाएगा, ठीक है? बेसिक से थोड़ा एडवांस पूछा जाएगा। ओके, अभी जो आते हैं आपका रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस में है, वही सभी है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी वही सभी है। तो आपका जनरल अवेयरनेस भी में भी वही सभी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में जो है आपका वो एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर में है आपका कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर टू एग्जामिनेशन के क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आप और टायर 2 के साथ ही आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी की टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो ये सभी के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट दोनों होगा। दोनों के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, ठीक है? अभी आपको सभी जानकारी दिया गया है, ठीक है? इनमें से कोई अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है? तो सभी जानकारी आपको दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है इन सभी जानकारी में से समझने के लिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए नमस्ते। चलिए आज जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ठीक है? तो आपको पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कोई भी एक ब्राउज़र चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको टाइप करना पड़ेगा जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है? देखिए ssc.gov.in आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? ये टाइप करने के बाद आप एसएससी के होम पेज पर आ जाएँगे। जैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लॉगिन करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बता देते हैं कि एसएससी नया वेबसाइट जारी किया है, इसीलिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ था। तो इनमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये आपको दिखाते हैं। पहले आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना पड़ेगा, लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है? जैसे आप लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है? कैंडिडेट ऐसा दिखेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हुए हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहले दिखा देते हैं कि रजिस्टर कैसे करते हैं। तो अगर आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऐसे दिखेगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा कंटिन्यू। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा शो किया जाएगा जिसमें आपको दिया होगा कि पर्सनल डिटेल्स, ठीक है? तो इस पर्सनल डिटेल्स में आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देना होगा, फिर से आपको आधार नंबर देना होगा। फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे, फिर आपको देना होगा क्या कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। अगर नहीं है तो नहीं देंगे, अगर है तो दे देना, ठीक है? तो फिर देखते हैं क्या है। फिर आपका है आपका नाम है, ठीक है? तो आपका जो नाम है वो आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट की जो नाम है उसकी तरह मैच होना चाहिए, ठीक?
फिर से आप यहाँ पर अपना नाम देना होगा। अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर आपका पहले का नाम और न्यू नेम दे सकते हैं, ठीक है। न्यू नेम यहाँ पर दे सकते हैं और वेरीफाई नेम यानी दोबारा उस नाम को देना पड़ेगा। फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मेल या फीमेल हैं, ठीक है। फिर आपको फिर से जेंडर वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होगा, फिर से डेट ऑफ बर्थ देना होगा। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम देना होगा, ठीक है। तो फादर्स नेम फिर से देना होगा, जो नेम आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर है वही नेम देना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका मदर्स नेम देना होगा, फिर से उसका मदर्स नेम देना होगा। फिर आपको यहाँ पर कौन सी बोर्ड से आप 10th पास कर रहे हैं वो देना होगा, यहाँ पर भी देना होगा। फिर आपका 10th स्टैंडर्ड में आपका रोल नंबर क्या था, यानी बोर्ड एग्जाम में आपका रोल नंबर क्या था वो देना होगा। फिर से रोल नंबर देना होगा। किस ईयर में आप 10th एग्जाम पास किए थे वो आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यानी आप जिस स्तर पर पढ़ रहे हैं, मतलब जिस स्तर की आपके पास सर्टिफिकेट है वही देना होगा, ठीक है। तो चलिए और जानते हैं कि आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस मोबाइल नंबर वैलिड है, ठीक है। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर आपका पहले का नाम और न्यू नेम दे सकते हैं, ठीक है। न्यू नेम यहाँ पर दे सकते हैं और वेरीफाई नेम यानी दोबारा उस नाम को देना पड़ेगा। फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मेल या फीमेल हैं, ठीक है। फिर आपको फिर से जेंडर वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होगा, फिर से डेट ऑफ बर्थ देना होगा। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम देना होगा, ठीक है। तो फादर्स नेम फिर से देना होगा, जो नेम आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर है वही नेम देना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका मदर्स नेम देना होगा, फिर से उसका मदर्स नेम देना होगा। फिर आपको यहाँ पर कौन सी बोर्ड से आप 10th पास कर रहे हैं वो देना होगा, यहाँ पर भी देना होगा। फिर आपका 10th स्टैंडर्ड में आपका रोल नंबर क्या था, यानी बोर्ड एग्जाम में आपका रोल नंबर क्या था वो देना होगा। फिर से रोल नंबर देना होगा। किस ईयर में आप 10th एग्जाम पास किए थे वो आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यानी आप जिस स्तर पर पढ़ रहे हैं, मतलब जिस स्तर की आपके पास सर्टिफिकेट है वही देना होगा, ठीक है। तो चलिए और जानते हैं कि आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस मोबाइल नंबर वैलिड है, ठीक है। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मोबाइल नंबर देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ओटीपी भेजा जाता है। एसएससी के तरफ से ओटीपी भेजा जाता है। अगर आप यहाँ पर ओटीपी को भर देते हैं तो ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ पर शो होता है कि आपका ओटीपी मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर वैलिडेट हो गया है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वैलिडेट हुआ है, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी देना होता है, जो जिस ईमेल पर आपको मैसेज दिया जाता है। फिर से आपको यहाँ पर ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो आपको फिर से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ, तो आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है आपका देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आपका क्या होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। इनमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिल करना है और इसे हमेशा अपने पास याद रखना है, ठीक है। आप किसी इसको लिख कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है और पासवर्ड डालना पड़ता है, जिस पासवर्ड
आपको एसएमएस के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, तो वही पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना पड़ता है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, वैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो और एक नया पेज ओपन होता है। तो उस नए पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसे ही आप साइन इन करते हैं, यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाता है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड देना होता है और न्यू पासवर्ड देना होता है। तो न्यू पासवर्ड जो आप नए पासवर्ड दे रहे हैं, उनको एक बार फिर से कंफर्म करना होगा और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना पड़ता है। आप अपने मर्जी से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसके आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपको सेव और एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड आपने डाला है उसको डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक नया पेज ओपन होता है और इसमें आपको एडिशनल डिटेल्स भरना पड़ता है। तो इसमें आपको कैटेगरी भरना पड़ेगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ओबीसी कास्ट से। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर कैटेगरी देना पड़ेगा, फिर इससे आपको नेशनलिटी देना पड़ेगा। नेशनलिटी की देने के बाद आपको यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना पड़ेगा। नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सभी आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको देना होगा, अगर नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या देना होगा ये देखना होगा। तो आप एक नया पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स भरना होगा, जिसमें आपको कैटेगरी भरना होगा। आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ठीक है, तो एससी एसटी ओबीसी के देने के बाद आपको फिर से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको नेशनलिटी देना पड़ेगा। फिर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना पड़ेगा, यानी किस विजिबल से आपको पहचान जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे बढ़ना है। आप अगर पीडब्ल्यूबीडी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद क्या है, आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, उसका पिन कोड क्या है, ये सभी देना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है, ठीक है, तो इसके लिए आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर से आपको एक नया पेज पर तो चलिए, अभी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू ओटीआर कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू ओटीआर करेंगे तो आप जिस आप डाटा डाले हैं वो डाटा आपको शो किया जाएगा। ठीक है, और वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। এটাকে একটু কাটে দিবা হালকা নিচের দিকে যে যখন কথা বলছি। चलो, अभी आपको यही थी आपका जानकारी, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी में ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है और आपको हमेशा आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपने पासवर्ड डाला है उसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं और कोई भी
एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।